अपना अभिभाषण यानी कि जो संबोधन दिया है उसमें सरकार की नीतियों को उल्लेखित किया है। हालांकि इस शालीनता से जो सदस्य हैं, चाहे विपक्ष के हैं या फिर जो पक्ष के हैं, जो सरकार से संबंधित, इन दोनों लोगों को इन नीतियों को सुनना चाहिए था। इस पर चर्चा भी होगी और बजट जो है ये संभवतः 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस पर भी चर्चा होगी, इन नीतियों पर भी, अवसर पर भी चर्चा होगी। लेकिन जब सदस्य इस बात को ढंग से सुनेंगे नहीं, बड़ी सोचने वाली, विचारने वाली बात यह होती है कि जब इन नीतियों को, इन बातों को राज्यपाल के जो सदस्य हैं यहाँ पर सदन में सुनेंगे नहीं तो उस पर चर्चा क्या करेंगे। जो सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि कम से कम शांति से सुनना चाहिए कि आखिर राज्यपाल क्या कह रही हैं, और राज्यपाल जो उन्होंने कहा है वास्तव में वो सरकार की नीतियां ही होती हैं। अगर आप उसको ध्यान से सुन लेते, जैसा कि हंगामा हो रहा था और हमें लग नहीं रहा है कि कोई विपक्ष का सदस्य ढंग से इस बात को सुना होगा, फिर भी जो भी हो, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों को इस अभिभाषण को ढंग से सुनना चाहिए था, क्योंकि इस पर चर्चा भी होती है। और चर्चा जब होती है, जब बातें आप ढंग से सुनेंगे तो उस पर विशेष रूप से चर्चा कर पाएंगे और जो जनता की समस्याएं हैं उन पर अच्छी तरह से नियम और कानून बना सकते हैं। अगर कुछ उसमें नीतियों में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है या कुछ अप्रासंगिक जो है नीतियां दिखाई देती हैं तो विपक्ष को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इसका विरोध करना चाहिए। उस पर विरोध समझ में आता है, लेकिन अभिभाषण के बीच में यह हंगामा समझ में नहीं आता है। यह वास्तव में यह दुखद है भारतीय लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि यहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं कम से कम उन्हें शालीनता का परिचय देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परिचय ऐसा नहीं दिया है। विपक्ष को भी धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रख करके राज्यपाल का अभिभाषण सुनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उनकी मुख्य बातों को भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ जो क्या हुआ है इसको भी हम करके देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। यह हंगामेदार रही है। बड़ी विडंबना है कि बजट जो आय व्यय का ब्यौरा होता है और इस सत्र की शुरुआत हुई है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उतनी गंभीरता विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों ने दिखाई नहीं है और अब इस पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि इस पर क्या चर्चाएं होती हैं, क्या विपक्ष को समझ में आया है इस अभिभाषण से और किस पर कौन सी बातें, कौन सी नीतियां उनको समझ में नहीं आई हैं, जो समझना चाहेंगे सरकार से प्रश्न पूछ करके, और साथ ही साथ क्या गलत लगा है और उसमें क्यों गलत लगा है, इस पर क्या चर्चाएं होती हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। और कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसमें जीएसटी का भी जिक्र किया है। जीएसटी के कलेक्शन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इन्होंने बताया है। जीएसटी रिटर्न भरने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आलू और हरी मटर जो सब्जियां होती हैं, इसके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है। गन्ना, चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे बता रही हैं। अब ये सारी चीजें उन्होंने ये बताया है, तमाम बातें हैं, तमाम चीज जो राज्यपाल ने जो अपने संबोधन में बताया है, उससे उत्तर प्रदेश की एक जो तस्वीर दिख रही है वो बड़ी ही उज्जवल दिख रही है। जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस अभिभाषण से दिख रही है वो वास्तव में विकास से विकसित की ओर जाता उत्तर प्रदेश दिख रहा है। हालांकि अगर विपक्ष की नजरों में इसे देखा जाए तो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन क्यों स्वीकार नहीं करेंगे उसका उनको एक तर्क देना होगा। तर्क, और वो ठोस तर्क होना चाहिए, तब किसी के गले में कोई बात उतरेगी। हालांकि अब देखा जाए कि विपक्ष क्या तर्क देता है, क्या तर्क नहीं देता है, इस पर भी तमाम बातें आ सकती हैं
और इसको भी जब ये बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो उस पर चर्चा होती है कि वास्तव में जो विपक्ष ने कहा है वो कितना तर्कसंगत है, जो सरकार ने बातें रखी हैं, जो नीतियां रखी हैं वो कितनी लाभदायक होंगी। ये पब्लिक डोमेन में भी चर्चा होती है, चाय की दुकान पे चर्चा होती है, चाय की टपरी पे चर्चा होती है, और तमाम बातें हैं कि जो इसकी चर्चाएं होंगी और इसमें बातें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, इस पर चर्चा करना चाहिए और इस पर जो गलत नीतियां हैं, जो गलत उनको समझ में आए, उस पर सरकार की पूरी तरह से खिंचाई करनी चाहिए। खैर, जो भी चीजें हैं ये सामने आपके आई हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। इससे पहले हाथ में तख्तियां लेकर, एक बार फिर आपको बता दें कि हाथ में तख्तियां लेकर सपा विधायकों ने विधानसभा गेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा में प्रवेश करते समय एनडीए विधायकों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष से अपील है कि दलीय सीमाओं से परे जाकर सदस्यों को जनहित के मुद्दों को उठाने दें। यह बहुत बड़ी बात। एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो बातें कही हैं कि सदस्यों के लिए कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों को उठाने दे, विपक्ष सकारात्मक माहौल बनाने में सहयोग करे। हालांकि अखिलेश ने इसके बाद क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने, और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आपने अभी देखा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। विधानसभा सत्र की जो शुरुआत हुई उससे पहले, विधानसभा में पहुंचने से पहले इन्होंने ये बातें कही हैं। हालांकि अब इन्हें लोकसभा चुनाव की चिंता इनकी बातों में साफ नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव की जो चिंताएं हैं ये पहले ही परिलक्षित हो रही हैं। हालांकि आप बजट सत्र में जा रहे हैं तो बजट से संबंधित कुछ बातें आप और सरकार की नीतियों, उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों के बारे में कहते, उन्हें तो अब चिंता है टिकट कटने की, कि कौन पार्टी जो है वो टिकट काट रही है। हम चाहेंगे कि एक बार और सुनवा दें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत इसे उत्सुकता से सुनना चाहेंगे कि अखिलेश यादव बजट सत्र में जा रहे हैं और उससे पहले इन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बार और सुनवा दिया जाए। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने, और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की। तो ये दूसरी बार हमने इनकी अखिलेश यादव की बाइट सुनवाई है और इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की चिंताएं जाहिर की हैं। ये जीतने वाले हैं, अच्छी बात है, आप जीतें, लेकिन आप
बजट सत्र में जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में जा रहे थे शामिल होने, तो थोड़ी सी तैयारी तो कर लेनी ही चाहिए कि वास्तव में क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए और क्या क्या आपको उम्मीदें हैं, इस पर होमवर्क कर लेना चाहिए। लेकिन आपको तो लोकसभा चुनाव की चिंता है और विधानसभा में जाकर के जाने से पहले लोकसभा के चुनाव की सारी बातें कर लिए हैं। हमारे साथ हमारे लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनूप मिश्रा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की इन बातों का पहले तो आप अर्थ हमें समझाइए कि आखिर ये बजट सत्र में शामिल होने जा रहे थे और इन्होंने ये बातें जो कही हैं, क्या एक मजबूत विपक्ष और एक समझदार विपक्ष अगर जो कहा जाए और बजट सत्र में जा रहा हो उसका नेता, तो वास्तव में इस तरह के बयान देकर के अगर जो जा रहा है तो इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, बजट सत्र आज शुरू हो रहा है और कहीं न कहीं विपक्ष इसमें जो मुख्य मुद्दों की बजाय भटक रहा है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग सभी सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, जबकि एक सांसद जो है वो अपनी सीट बदलने के लिए की तैयारी कर रहा है। जबकि इस तरीके के बातों का कोई मतलब नहीं होता है। जब हम किसी बजट सत्र में जाते हैं, पहले भी बजट हो चुका है, तो सत्र में जाने से जो सरकार की नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, जो गलत समस्या है, उनको रूबरू हम पब्लिक से कराते हैं, उन पे सवाल उठाते हैं, तब कहीं ना कहीं सकारात्मक बहस होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं जब सुबह प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने भी कहा था कि सदन में सत्र जो चलाया जा रहा है उसमें सभी की बातें सुनी जाएंगी, विपक्ष की भी बातें सुनी जाएंगी, सत्ता पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, सबको मौका दिया जाएगा और विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि जब तक विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएगा तब तक हम जनता की जवाबदेही तय करते हैं, ना कि हम जो है वहां पे जो है बेशोर शराबा करते हैं। सुबह जब सदन शुरू हुआ तो जो है जय श्री राम के नारों के साथ शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, विपक्ष ने तख्तियां लेकर के उसका विरोध जताया। इसके साथ साथ उसके बाद जब अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा थोड़ा हल्कापन आ रहा है। क्योंकि ये जो हल्कापन है, ये चूंकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता है, वो बड़े नेता है और एक जो है पार्टी को मुख्य विपक्ष को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हल्का बयान माना जा रहा है। उनके बयान पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि ये रसातल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आगे जो है ये जो है कुछ बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ साथ जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन में भी धरना देगी, ना कि वो चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो बातें आ रही हैं वो विपक्ष के लिए नकारात्मक होगी। अगर विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जो जनता के मुद्दों को यदि समाज में उठाएगी, सदन में उठाएगी, तो कहीं ना कहीं एक सार्थक संदेश जाएगा और उसका फायदा विपक्ष को जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि गलत बयानबाजी होगी, तो ये कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के लिए नुकसानदायक होगा। और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पे खिलाती है, मतलब वो पिच भी अपनी बनाती है और विपक्ष को उस पर खेलने देती है और अपने हिसाब से तय करती है कि किसको खेलना है, किसको आउट करना है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष उसमें फंसता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसमें फायदे में नजर आ रही है। तो ये इस विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन अब बहुत मजबूत हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है 3 राज्यों में, इसके साथ राजद का जो गठबंधन है नीतीश कुमार के आने से, जो बिहार में एक कमोबेश चल रहा था कि बिहार की स्थिति क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी को वहां से नुकसान उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बिहार और उससे सटे हुए सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा। और ये कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस और पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अनूप, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमने आपके जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी बाइट सुनवाई थी और उस पर थोड़ी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आप योगी आदित्यनाथ की एम्बियंस सुन लीजिए जो उन्होंने सदन में कहा। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं, उसके बाद हम आएंगे रविंद्र सिंह जी आपके पास। है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे जो
सदन में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले इन्होंने कहा था कि यह चीज होने वाली है। तो दो बातें, सदन में प्रवेश से पहले दो नेता, एक मुख्यमंत्री और एक जो विपक्ष के नेता, एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों की बातें हमने आपको सुनवाई। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, बजट सत्र में जाने से पहले हंगामा हो गया और सपा के जो सदस्य थे, विधानसभा सदस्य यानी विधायक, वो गेट पर ही तख्ती लेकर के खड़े हो गए थे। राज्यपाल ने अभी कुछ कहा नहीं, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। फिर किस बात का विरोध हुआ था रविंद्र जी? सर्वप्रथम तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति का अधिकार है जी। उस अधिकार के तहत विरोध किया गया। विरोध करने का जो कारण है, उत्तर प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी नीतियों में बुरी तरीके से असफल है। ये हम ही नहीं कहते हैं, न्यायालय भी कहता है। न्यायालय ऐसे शब्द यूज करता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश सरकार को जब तक अवमानना की नोटिस ना दी जाए वह संज्ञान नहीं लेती है। फिर अगर हम डाटाज में देख लेते हैं, संख्या में देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 का कर्जदार प्रदेश बन गया है पिछले 6 वर्षों से ज्यादा समय में। राष्ट्रीय आय जो केंद्र सरकार बताती है वो 14,666 रुपए है, उत्तर प्रदेश में 6,000 से कम है। फिर देश के 10 औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं आता है। एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपराधिक राज्य है, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध यहीं पर होते हैं। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि नॉन स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स का माइग्रेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हुआ है। और जो समान है, जैसे एक उदाहरण बता दें, आज से 2 साल पहले इन लोगों ने पेट का एक परीक्षा जाहिर किया था समूह ग के लिए। उसमें 38 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। 1 साल के लिए मान्य था, लेकिन रेजोनेंस आ रही बहुत। 1 साल के लिए मान्य था, लेकिन एक भी परीक्षा नहीं निकाल पाए ये लोग। किसानों की खरीद इस साल जो गेहूं की थी, इन्होंने लक्ष्य रखा था 80 लाख मीट्रिक टन। जो गेहूं खरीदा 1 लाख मीट्रिक टन। किसानों के पास ना तो बिजली आ रही है, ना पानी मिल रहा है, ना तो खाद है, ना तो बीज है। अगर जो उपलब्ध भी है तो बहुत महंगे दरों पे उपलब्ध है, या 10 किलो 5 किलो कम है। तो इन जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार 2 चीज में अपनी असफलता स्वीकार कर चुकी है। शिक्षा में स्वीकार कर चुकी है कि उसने 7-8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन कर दिया। कह चुकी है कि अब वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती है शिक्षा का भार वहन। अस्पताल का या स्वास्थ्य का भी नकार चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉक लेवल पे 1 रुपए में जमीन देंगे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। और अगर इस सरकार का परफॉर्मेंस देख लें, जो 6,90,000 करोड़ का बजट लाए थे, अब तक 47% खर्च कर पाए हैं। जो आने वाले समय में जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है 4 महीने में, कि इनको 53% बजट का खर्च करना है, और जो ये लाए थे 27,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, वो भी खर्च करना है, जो असंभव है। और अगर खर्च कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जानी चाहिए, और उसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि 4 महीने में 53% बजट नहीं खर्च हो सकता है। तो पूरी तरीके से सरकार फेल है। इस कारण से हमारे जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। इसी मुद्दे को लेके वो विधानसभा में भी संघर्ष करेंगे। जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेने के बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा भी हैं, आप बने रहिएगा। रविंद्र जी, सवाल ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तो बनी हुई है। आपने जो कहा हम इसे नकार नहीं सकते, ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट वाइज आपने नोट किया था। ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे विपक्ष का आपने कर्तव्य निभाया भी, और अच्छे प्रवक्ता के रूप में।
लेकिन सवाल यह है कि ये समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत दिनों से बनी हुई हैं, और आज बजट सत्र था, तो आज ही क्यों विरोध का ये बिगुल फूंका गया? कम से कम आज सुन लेना चाहिए था कि आगे की नीतियां क्या हैं, इसमें क्या नहीं है, उसके बाद आराम से अभी तो सत्र चलता, आप विरोध कर सकते थे। आज ही क्यों? देखिए, दो विषय है। मैंने पहले कहा विरोध प्रदर्शन अधिकार है। तो अगर हम अधिकार कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करके विरोध कर रहे हैं, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता है। अगर गैर लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे तो हमारे जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी भी करनी चाहिए थी। तो जो हम कर रहे हैं, इससे एक मैसेज जाएगा सामान्य जनता पे, क्योंकि जनता पीड़ित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य सेवाओं से, शिक्षा से, हर चीज से पीड़ित है, और सरकार सुनती ही नहीं है। सबसे मजे की बात है, सरकार सुनती नहीं है। और जिनको बताना चाहिए था, मीडिया का ये एक दायित्व है कि उनको बताना चाहिए था। अगर 1 साल का रिपोर्ट उठा के देख ले, जो आंकड़े मैंने बताए हैं नई मीडिया द्वारा लाए गए, तो एक जिम्मेदार विपक्ष का हमारा जो काम था हमने किया है, और इसको संसद में भी करेंगे। सॉरी, मैंने संसद शब्द यूज कर दिया, विधानसभा में भी करेंगे, विधान परिषद में, जी, विधानसभा और विधान परिषद में, विधान परिषद में इसको करेंगे। जी, इसको करेंगे। और एक बार ऐसा भी हो चुका है कि दोनों जगह खाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी पिछले कार्यकाल में आके प्रदर्शन किया था। तो नई सवाल उठाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, आपने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। अनूप मिश्रा, जैसा कि अभी हमारे सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह कह रहे थे कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग, अनूप मिश्रा, अगर जो हम कहें तो एक वाजिब तरीके से, वाजिब समय पर अगर जो उठाया जाए तो अच्छी बात है। हालांकि वाजिब समय सपा ने आज ही देखा तो बहुत अच्छी बात है, ये इनके लिए सही है। क्या आपको क्या लगता है कि आज ही का जो दिन इन्होंने चुना था, ये किस लिए चुना था? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब सवाल है, वो सदन में उठाने चाहिए थे। अगर जो आप वो रोड पे उठाते हैं तो वो उसका मैसेज उतना नहीं जाएगा। जब सदन में अगर सवाल पूछते तो वो जरूर बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ये कह सकते हैं जो तख्तियां लेकर के या सदन के बाहर आवाज उठाई जाती है, मीडिया कवरेज जरूर मिलती है, हम लोग भी दिखाते हैं उस चीजों को। लेकिन अगर जो सार्थक सवाल होते हैं जो जनता के फायदे के लिए, जिसपे सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है, भाई जो तख्तियां लेकर के आप बाहर खड़े होते हैं या सदन के बाहर जो है वो अल्लाह करते हैं, उससे सदन नहीं चलता है, ना ही वो जवाब देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर सदन में सवाल पूछा जाएगा तो सदन में सत्ता पक्ष उसके लिए बाध्य है कि वो सवाल का जवाब जरूर देगी। तो कहीं न कहीं ये जो सवाल जो है, जो प्रवक्ता ने कहा है, सपा प्रवक्ता ने सही सवाल बताया कि हाँ वो उठाना हमें सदन में उठाएंगे। ये सदन में वो सवाल उठाते हैं तो कहीं न कहीं इसका सार्थक प्रभाव जाएगा और सत्ता पक्ष भी इस पे जवाब देने के लिए मजबूर होगा। लेकिन जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन तख्तियां लेकर के सदन के बाहर विपक्ष करना है या हल्ला करना है या जो है नारेबाजी करनी है, उससे कहीं न कहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सत्ता पक्ष उसका जो है कहीं न कहीं गलत तरीके से जनता को बताएगी कि ये गलत तरीका है, ये संविधान के खिलाफ है या लोकतांत्रिक है, इस तरीके से जो है प्रचारित करके कहीं न कहीं बरगला भी सकती है अनूप मिश्रा, बरगला भी सकती है। ठीक है, जैसा सपा ने सोचा वैसा किया। अब जनता की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो राज्यपाल महोदया ने जो अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा है, उसकी प्रमुख बातें हम ग्राफिक्स के माध्यम से सुनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम एक एक करके हम पहले ये राज्यपाल का अभिभाषण जो है, राज्यपाल ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई दी है। सबसे पहले माघ मेला और महाकुंभ पर चर्चा की है। समाज ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहा है, प्रतिबद्धता से कार्य कर रही योगी सरकार, ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, IGRS, सीएम कमांड सेंटर की बात की है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ऐसी बात की। NCRB के आंकड़े में 2016 के मुकाबले 2023 में सुधार आया है, यह बातें हुई हैं। डकैती, महिला संबंधी अपराध में कमी आई है,
ये बातें कही है। किसानों की सच्ची हितैषी सरकार बताई है, किसानों की सच्ची हितैषी सरकार बताई है। गन्ना मूल्य 20 रुपए बढ़ाने पर भी चर्चा किया गया है कि गन्ना मूल्य 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे। तो ये सब बातें हैं जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही हैं। तो आज जो बातें सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है, ये प्रमुख बातें हम ग्राफिक्स के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को बताया है। इन बातों में जो सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर, कृषि। उत्तर प्रदेश जो है वहां पर अधिकांश लोग, लगभग 60 से 65% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं। कृषि को कृषि हितैषी सरकार बताई है। और गन्ना मूल्य, जो नकदी फसल है उत्तर प्रदेश का, इसको नकदी फसल में रखा जाता है, इस पर प्रति क्विंटल 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ाने की बात कही गई है। अनु मिश्रा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने गन्ने मूल्य में बढ़ोतरी का जो बात कही है, यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण में ये जो बातें सामने आई हैं, क्या पर्याप्त है? इससे संतोष होगा किसानों को? और किसान हितैषी सरकार जो बताई है आज हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो बताई हैं अपने संबोधन में, वो किस तरह से ये सरकार किसान हितैषी है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? जी देवेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो एक रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करता है। और उन्होंने जो बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं किसानों के लिए क्या क्या किया है, ये भी इस बजट भाषण में बताया गया है, जो अभिभाषण में राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि क्या गन्ना मूल्य 20% फायदेमंद है, किसान के लिए लाभकारी है, तो इस पे मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। गन्ना मूल्य आज के समय में 20 रुपया काफी कम माना जा सकता है, क्योंकि खर्चे काफी बढ़ गए हैं। खाद, जो रासायनिक खादें हैं, इसके अलावा सिंचाई है, मजदूरी है, वो इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुकी है कि गन्ना किसानों को इससे अधिक लाभ दिया जा सकता था। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गन्ने की जो रेट बढ़ाया गया है, ये नाकामी नहीं है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। अन्य चीजों पे ये कह सकते हैं, जो किसानों के लिए डीएपी की जो नैनो यूरिया है, जो उपलब्धता कराई जा रही है, इसके साथ साथ जो कृषि यंत्र है उस पे जो ऋण दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद जो है किसानों के लिए हो रहा है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी योजना है सोलर योजना, किसानों को जो है सोलर बिजली प्रदान की जा रही है, उसमें अच्छी सब्सिडी जा रही है, जिससे वो जो है ट्यूबवेल बना करके उसे सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उनकी जो है कृषि में जो लागत काफी कम आ रही है, उसका एक काफी बेनिफिट जो है किसानों को फायदा दिख रहा है। लेकिन अगर गन्ना किसान की बात की जाए, गन्ने की पैदावार की बात की जाए, गन्ने की खरीद फरोख्त की बात की जाए, तो गन्ने का जो मूल्य बढ़ाया गया है वो जरूर नाकामी लगता है। और इसके लिए किसान जो है आंदोलन के लिए धमकी भी दे चुके हैं। उनके द्वारा ये भी बताया जाए है कि अगर हमारा गन्ना का जो मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो हम इस पे आंदोलन करेंगे। तो इस पे सरकार को घेर सकती है, और विपक्ष को भी एक मजबूती तरीके से सदन में इसको घेरना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं जो है सत्ता विपक्ष को भी फायदा होगा और किसानों को भी इसका जो है फायदा होगा। जी, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता परवेश कटियार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन रविंद्र सिंह जी से एक सवाल जरूर ले लें कि ये जो सरकार है किसान हितैषी बता रही है, और ये भी बता रही है कि गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी, ये बातें की गई हैं यहां पर राष्ट्रपति के संबोधन में। जी, कितने संतुष्ट हैं आप, और क्या आप यानी कि सपा इस सरकार को किसान हितैषी मानती है? अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती? रविंद्र जी ने अपना अभिभाषण दिया है, वो तो वही है जो सरकार लिख के दे देगी। बिल्कुल। अब उसमें कहा गया किसान हितैषी है। किसान को हम लोग ट्यूबवेल फ्री में लगवाते थे, इस समय ट्यूबवेल लगवाने के लिए 2.5 लाख रुपए लगता है। फिर उसके बाद गन्ना की बात आई, गन्ना का मूल्य बढ़ाने के बाद अब गन्ना का मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल है।
सूखी लकड़ी या जलौनी लकड़ी जिसको बोलते हैं, उसका मूल्य है 800 रुपए प्रति क्विंटल। फिर गन्ना किसान जो अपना पैसा लगाता है, 1 साल तक तो खेतों में पड़ा रहता है, 1 साल तक सरमाएदारों के पास पड़ा रहता है, गन्ना मिलों के पास में, इसलिए उसको 3 लागत लगानी पड़ती है। ट्यूबवेल भी फ्री खत्म कर दिया, हर घर में बिजली लगा दिया, हर किसान के घर में 3000-4000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, किसान नहीं दे सकता है किन्हीं भी परिस्थितियों में। यूरिया का 10 किलो कम कर दिया इन्होंने, रेट में शायद 10 रुपए वृद्धि हुई है और 10 किलो कम कर दिया, मतलब लगभग 12% की वृद्धि कर दिया इन्होंने। सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है, मुख्यमंत्री जी भी झेल चुके हैं। आवारा पशु के कारण उनके ओएसडी मोती सिंह साहब की मृत्यु हो गई। पूरे देश के, पूरे उत्तर प्रदेश का जो कृषि है, इसका 30% आवारा पशु चर जाते हैं। किसानों के साथ कितनी कठिनाई है कि दिन भर खेतों में मेहनत करें और रात में आके खेतों की रखवाली करें। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार गौशालाएं, पशु आश्रयशालाएं एक नए नए शब्द चुन के लाते हैं, तो हर बार नए शब्द चुन के लाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आज किसानों के साथ अगर कोई भी चला जाए रात में, तो किसाने लालटेन लेके या टॉर्च लेके घूमते हुए मिल जाएंगे। अगर किसान हितैषी सरकार होती ऐसा नहीं करती। तीसरी जो जीएसटी है, जब हम इक्विपमेंट खरीदते थे कृषि के, तो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है। तो जो हमें 6000 रुपया देते हैं, ये 3 किस्तों में 6,000 रुपया दिया, मतलब 500 रुपया महीना दिया, और हमसे से कम 5 से 6,000 रुपया महीना ज्यादा वसूलते हैं टैक्सेस के माध्यम से। जो हमारे साथ समस्याएं तो बरकरार हैं, लेकिन हमसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, 5 से 6,000 रुपया महीना बिजली के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। और जहां पर किसान अपना बेचदारी करने जाता है, अगर टोल पड़ जाता है तो उस टोल के माध्यम से। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, अगर किसान हितैषी बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ की आदत है। वो झूठ बोलेगी। जब उनके मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल सकते हैं, तो उनके प्रवक्ता या उनके किसी नेता से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। जी धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी देर तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ सदन में ही हंगामा नहीं होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। इस पर बातचीत होगी, कम से कम यहाँ तो सार्थक बातचीत हो, बाकी सदन में हंगामा देखा जाएगा। हमारे साथ परवेज कटियार जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे माफ कीजिएगा नेता जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता परवेज कटियार जी। हमने आपका एक बार स्वागत कर लिया, एक बार फिर स्वागत करते हैं। लेकिन जो रविंद्र सिंह जी ने आरोप लगाए हैं कि किसान हितैषी सरकार लिखती तो है सरकार, लेकिन वास्तव में बड़ी समस्याएं हैं उनके साथ। समस्या उन्होंने गिनाया है। मैं आपको बता दूं कि हाँ, 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की बात तो की गई है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, लेकिन उनसे कृषि यंत्रों पर टैक्स लिया जा रहा है जीएसटी के माध्यम से, और इनकी जब सरकार थी तो टैक्स नहीं लिया जाता था। दूसरी बात यह है कि किसान जो है खेतों में दिन भर काम करता है और शाम को यानी कि रात में जाकर के आवारा पशुओं की निगरानी करता है, और तमाम ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी और आवारा पशु ये किसानों को बड़े परेशान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो रविंद्र जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी का भाषण चल रहा था, तो आपके नेता थे, आपके जो मुखिया थे, तो वो उनको गो बैक कर रहे थे, उनके किसी भी भाषण को सुनना नहीं चाह रहे थे। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कम से कम आपने सुना, आपने अपने नेता सदन की बात को अवहेलना करते हुए आपने उनको सुना, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे प्रदेश के लिए कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि अभी तो नेता सदन बोल ही नहीं रहे थे ना, और उन्होंने आने के पहले, बजट के पहले कहा था, बड़ा ही विनम्रता पूर्वक बोला था कि हम हर विषय पर सार्थक चर्चा करने को तैयार हैं जी। सभी मुद्दों पर हम पूरी तैयारी के साथ हैं। आप जो भी मुद्दे लाएंगे, विपक्ष का भी कोई मुद्दा होगा, कोई विधायक का मुद्दा होगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। फिर कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा विषय था जो माननीय राज्यपाल जी के भाषण में आप राज्यपाल गो बैक, कितनी शर्मनाक विषय है प्रदेश के लिए।
कि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। ये राज्यपाल जी के लिए गो बैक नहीं था। मुझे लगता है जो राज आ गया है उत्तर प्रदेश में, आप उसके लिए गो बैक कर रहे हैं। जब वो रामराज की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे राज्यपाल गो बैक, क्या दिखाना चाहते हैं आप? जब वो कुंभ की बात कर रहे हैं, आग मेला की बात कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं राज्यपाल गो बैक। आप किसका विरोध कर रहे हैं? आपको चिंतन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें, वरना जो कहावत कही गई है वो चरितार्थ सिद्ध हो रही विपक्ष के ऊपर कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस पर इन सभी नेताओं को मैंने देखा, मेरे विपक्ष के कई साथी हैं, वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले, चर्चा बोले। परवेश जी, इस बात पर चर्चा हुई है और इस सवाल का जवाब हम रविंद्र सिंह जी से ले चुके हैं। उनका कहना यह है कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया, सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा कर दिया, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्होंने ये जवाब दिया था। रविंद्र सिंह जी, हम गलत नहीं है तो आपने यही बात कहा था। लोकतांत्रिक अधिकार, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव आते हैं, लोकतंत्र एक पावन पर्व होता है, तो क्या लोकतंत्र चुनाव के पहले आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? ये लोकतंत्र का अधिकार है आपका। आपने बजट की चर्चा के पहले ही आप राज्यपाल गो बैक, अभी तो मैंने पहले भी कहा नेता सदन बोले भी नहीं है, आप किसका विरोध कर रहे हैं? आपको इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, किसका विरोध? ये लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? आप चुनाव में भी जाकर के लोकतंत्र, आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, रिजल्ट आने देंगे, क्या लोकतांत्रिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं भाई? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। ये तो आपकी हताशा, निराशा है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा वही है। आप तो आप शोर करना चाहते हैं, जैसा कि आपकी पहचान रही है, अराजकता, गुंडागर्दी, भय का माहौल बनाना, वही सदन में आप करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हुए हैं, अब तो इसको आप लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं। परवेश जी, इन हंगामों की बात अगर जो हम थोड़ा सा किनारे कर दें और कुछ सार्थक चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। जैसे कि कृषि की बातें हमने की हैं और आपसे कृषि पे सवाल पूछा है कि कृषि पर जो गन्ने का मूल्य किसानों के लिए जो व्यवस्था की गई है और इस संबोधन से जो निकल करके आया है उससे संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हर विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जी, आपके प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, गन्ना मूल्य की बात कर रहे हैं। किस विपक्ष नेता ने वहाँ पर गन्ना मूल्य का वहाँ पर विरोध किया? अभी आप चर्चा तो होने दीजिएगा, 5 तारीख को बजट होना है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप वहां पर सदन में उस बात को रखिए ना। आप कहाँ किसानों की बात को रखना चाहते हैं? उसका स्पष्ट जवाब आपको मिलेगा कि आपके काल में जीएसटी लगती थी कि नहीं लगती थी, जीएसटी नहीं लगती थी, कितने कर लगते थे जीएसटी के अलावा, इसका जवाब आपको मिलेगा। किसान सम्मान निधि, किसानों की आय आज दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है? हम केवल गन्ना मूल्य पर बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने गन्ना मूल्य की क्या स्थिति थी? भुगतान नहीं होता था किसानों का, सपा की सरकार में होता था तो एक परिवार का, एक जाति का, एक जनपद का होता था कि ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। हम सिर्फ गन्ना मूल्य की बात कर रहे हैं, नौकरियों में क्या होता था? आप कितने मुद्दों पर बात करना चाहेंगे? परिवार से लिस्ट जाती थी, ये बात भूल रहे हैं रविंद्र सिंह जी। परिवारों से लिस्ट जाती थी, नौकरी के नाम पर कितने घोटाले होते थे, सफाई परिवार से लिस्ट जाती थी, उस पर नौकरियां होती थी। आज कोई भी हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान यह नहीं कह सकता है कि हमें नौकरी मिली है तो हमें हमारी काबिलियत पर नौकरी मिली है, हमें किसी के दरवाजे पर, चौखट पर माथा टेकने पर नहीं मिली है, हमें रिश्वत देने के बाद नौकरी नहीं मिली है। यह पूरी ईमानदारी से ये प्रदेश का युवा जानता है। हम उस पर चर्चा करेंगे। आप आइए ना, सदन तो शुरू होने, आप पहले ही हंगामा कर रहे हैं चूंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपने गन्ना का विषय चाहे चर्चा तो करने दीजिए ना कम से कम। ठीक है रविंद्र सिंह जी, कुछ कहना है आपको जवाब में? इतने देर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अपनी बातें कही, जनहित की चर्चा पर एक शब्द नहीं बोले। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जनहित पे नहीं बोलेगी। प्रभु श्री राम को ये लोग राजनीतिक बनाते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदू द्रोही हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी हिंदू द्रोही हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को वो दलित कहते हैं। इसी सदन में बैठा हुआ एक मंत्री है जो प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहता है। इनका ये चरित्र है। और सुनिए, राम राज्य की बात है, राम राज्य त्रेता युग में था और श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि अब राम राज्य नहीं आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग में अंत हो जाएगा। तो ये हिंदू विरोधी हैं, एक नया धर्म बना के नागपुर के हाथ में देना चाहते हैं। अब मैं वापस आऊंगा जनहित के मुद्दे पे।
जो जनयुद्ध के मुद्दे पे अगर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करनी होती तो 6 साल से ज्यादा का सत्र गुजार चुकी है और 25% फीस सत्र का संचालन नहीं किया उसने। भागता कौन है? अभी बंद कर देंगे, 3 दिन बाद ही बंद कर देंगे अपना बजट पास करा के। इनकी हिम्मत नहीं है कि सत्र चला पावे। 1 महीने का सत्र होता है। आप बता दीजिए या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे वो बता दें किस साल में किस सत्र में 1 महीने बजट चलाया इन्होंने। सबसे ज्यादा जो सत्र चला है 10 दिन का चला है। तो ये भागते हैं, जनहित के मुद्दे नहीं है। फिर बता दें अगर जनहित के कार्यक्रम करने थे तो 47% ही बजट क्यों खर्च किया? 47% बजट खर्च करके कौन सा अचीवमेंट कर लेंगे? दूसरी बात ये समझिए, जो इनको पैसा वसूलना था अपने बजट को खर्च करने के लिए उसमें सबसे फिसड्डी हैं। 50% भी पैसा नहीं वसूल पाए हैं। कल का कह दीजिएगा दैनिक जागरण पढ़ लेंगे, इन्हीं का अखबार है, इन्हीं के बारे में छापता है। नहीं, ये तो आप खुलासा कर रहे हैं रविंद्र जी, खुलासा कर रहे हैं। पैसा वो कहां खर्च करेंगे? ये बीजेपी का अखबार है। किसी तो अगर जनहित पे बोलना हो तो बोलें, और अगर धर्म पे बोलना हो इनसे कह दीजिए तो हमसे धर्म पे बात कर ले। सतयुग त्रेता द्वापर, चलिए जिस पे बात करना हो उस पे बात कर ले हमसे। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। अभी तो कृषि पर बात हो रही थी, तो अब जो 2 बातें निकल करके सामने आई हैं इसमें हम अनूप मिश्रा के पास जाएंगे, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अनूप मिश्रा जी, रविंद्र सिंह जी ने 2 जो बातें कही हैं कि एक परेशान हैं किसान आवारा पशुओं से, दिन को काम करते हैं और रात में रखवाली करते हैं। क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जरा बताइएगा। देखिए देवेंद्र जी, जो सपा प्रवक्ता रवींद्र जी ने जो बात कही है ये कहीं न कहीं जो है सही बात दिखती है, क्योंकि आज भी किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कि आवारा पशुओं से काफी दिक्कत हो रही है। और ये कई बार कोशिश की गई है कि वहां पे जो है गौआश्रय बनाए जाए, गौशालाएं बनाए जाए, लेकिन वो काफी अभी नाकाफी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि उतनी संख्या में नहीं है। कुछ सुधार जरूर हुआ है, पहले की अपेक्षा इस वक्त सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से सही हो गया। आज भी किसान जो है पूरी रात जागता है, अपने खेतों में जागता है और वहां पर जो है उसकी रखवाली करता है। और ये कहीं न कहीं उसके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। पूरी भयंकर ठंडी में जो है अपने जो गेहूं की फसल है उसको बचाने के लिए किसान खेतों में जाग रहा है। तो ये एक नो डाउट कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नाकाफी नहीं। इसके साथ साथ अगर गन्ने की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गन्ना का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य बढ़ाया है, वो 20% जो है 20 रुपए जो बढ़ाया गया है वो कहीं न कहीं किसानों के लिए हितकारी नहीं है। उसको और भी बढ़ाया जा सकता था। अगर जो अन्य बातों पे बात की जाए, जैसे कि जो है रवींद्र जी ने की जो यूरिया की बात होती है, डीएपी खाद की बात होती है, इसके अलावा कृषि यंत्रों की बात होती है, तो एक कुसुम योजना चलती है जिसमें ट्यूबवेल के लिए दी जाता है राशि, जो है सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से जो ट्यूबवेल्स के लिए, कृषि यंत्रों के लिए, इसमें काफी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसानों को फायदा दिया गया है। इसके साथ साथ अनुप जी जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, अनुप जी आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, रविंद्र जी का कहना है कि जब इनकी सरकार थी तो ये सब फ्री होता था, इसमें लिया जा रहा है। देखिए सब्सिडी पहले भी थी, सब्सिडी आज भी है। फ्री की अगर परिभाषा दी जाए तो फ्री किस तरीके से था ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि फ्री कभी भी कुछ नहीं होता है। कुछ राशि जरूर ली जाती है और वो राशि पहले भी ली जा रही थी, वो राशि आज भी ली जा रही है। पहले भी जो है सब्सिडाइज चीजें थी, आज भी सब्सिडाइज चीजें हैं। और उसमें जो है किसानों की बात की जाए तो यूरिया और डीएपी की बात की जाए तो यूरिया डीएपी काफी ब्लैक पहले भी हो रही थी। आज नो डाउट उसका परसेंटेज कुछ कम दिखता है कि पहले आज पे नैनो डीएपी आ रही है, नैनो डीएपी और नीम कोटेड डीएपी आ रही है। तो नीम कोटेड डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती है, लेकिन जो पहले यूरिया आती थी, डीएपी आती थी, उसकी काफी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। तो कुछ सुधार जरूर हो सकते हैं और सुधार की आवश्यकता है। और विपक्ष को यही सदन में उठाना चाहिए कि जो सुधार की आवश्यकता है, जैसे गन्ना मूल्य की बात हो गई, किसानों के लिए आवारा पशुओं की बात हो गई, इस पे सरकार को घेरना चाहिए और कहीं ना कहीं यही जो है विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए और विपक्ष को यही फायदा होगा। और जो ये बात जो उन्होंने जो आरोप लगाया है ये भी सही है कि कहीं ना कहीं किसानों को जानवरों, छुट्टा जानवरों से और गन्ना किसान से जो बढ़ोतरी की गई है राशि में, उसमें कहीं न कहीं और जो है व्यापक सुधार की आवश्यकता दिख रही है कहीं कहीं। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अब हम आना चाहेंगे परवेश जी के पास, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद से हम किसी और सवाल पे चलेंगे, क्योंकि कृषि का बहुत लंबा चैप्टर हो गया हमारे इस कार्यक्रम में। आवारा पशुओं के बारे में, आवारा पशुओं
को नियंत्रित करने के लिए गौशाला यानी कि उनको रखरखाव के लिए गौशाला का तो एक प्रावधान सरकार ने किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, अभी भी परेशान है। क्या कहेंगे आप? जल्दी से जवाब दीजिए प्रवेश। देखिए, अभी मुझे आवारा पशु वाला जो विषय है, अभी प्रदीप जी का कहना था, मुझे नहीं पता है किसी वो, चूंकि मैं फोनों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, कि किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। मेरे संवाददाता हैं, उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। मैं आपको इस बात को उन्होंने बोला इस बात को कि कुछ सुधार हुआ, लेकिन और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आवारा पशु पूर्व की सरकारों में क्या होता था, ये समस्या कब की बनी हुई है? पूर्व की सरकारों में ये आवारा पशु जिनके लिए है वो के लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए वो गौ माता है। हम उनको कतई, मैं मान सकता हूँ इस बात को कि किसानों के लिए समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर लगातार माननीय चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, लगातार उस पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन हाँ, गौशाला बनेंगे, गौशाला निर्माण होगा, उसके माध्यम से इस समस्या का समाधान होगा। हम कतई इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि शेल्टर हाउस के माध्यम से हम अपनी पूजनीय गौ माता को कटने का आदेश देंगे, ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। और ये पूर्व की सरकारों में ही आपने उनको आवारा पशु समझा, एक विशेष धर्म के लोग इनको आवारा पशुओं को जिन्होंने अपना, मैं निश्चित रूप से इसको कह सकता हूँ, जब मैं गांव में जाता हूँ, चौपालों में ये समस्याओं आती हैं किसानों के बीच में, मैं जब जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ उनसे कि आप ये बताइए, आवारा पशु की जो समस्या है, इसके पहले इसको रोजगार, इसको धंधा कौन लोग बनाए हुए थे? उनको धंधा वो लोग बनाए हुए थे। मैं पूछता हूँ गाँव के किसान से कि आप 50 बीघा खेती जोतने वाले लोग हैं, आप ये लोग हैं, आपके दुबई में होटल है क्या? आपके बैंकॉक में होटल है क्या? और बहुत से ऐसे लोग हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जिन्होंने जिनकी आवारा पशु बोलते हैं, इसकी तस्करी करके, इसकी गोकसी करके, आज विदेशों से फंडिंग कर करके पाकिस्तान और दुबई जैसे इनके नेटवर्क बढ़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर बिल्कुल कतई नहीं सुधार होगा। जो 20 साल पुरानी समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने में सुधार होगा, गौशालाएं बनेगी। वो आवारा पशु नहीं है, हमारी पूज गौ माता है, हमारे धर्म में हमारी वो माता है, हम सभी जानते हैं, हम सनातनी हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि सुधार होगा, एक एक करके सुधार होगा, आपके कहने का तात्पर्य। हम अगले सवाल पे आते हैं। सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात सामने आई है कि एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि 2016 के मुकाबले 2023 में सुधार आया है, डकैती, महिला संबंधी अपराध में कमी आई है। कितने संतुष्ट हैं सर रविंद्र जी? बावजूद भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 का अपराधी राज्य है। 2 प्रकार के अपराध होते हैं, एक आईपीसी के अपराध, एक एसएसएल अपराध जो लोकल एक्ट्स में आते हैं, छोटे अपराध होते हैं। दोनों में नंबर 1 बना हुआ है। दूसरे में महिला अपराधों में अगर देख लेते हैं तो महिला अपराधों में 3 प्रकार के अपराध हैं। एक तो उनका यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उनको जला के मार दिया रहा हो, उनके साथ बलात्कार हुआ रहा हो। बलात्कार में तीसरे नंबर पे है। पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को दहेज हत्या में उत्तर प्रदेश प्रथम है और 27% दहेज हत्या उत्तर प्रदेश में होती हैं। सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो इसको अगर सुधारना चाहते हैं तो सुधारें, उसके साथ हम वेलकम करेंगे। लेकिन कोई भी घटना ऐसी नहीं नजर आती है। आईआईटी बीएचयू में जो घटना घटित हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे गई है। इनके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से किया, जब 2 महीना बाद बहुत दबाव पे, विश्वविद्यालयों के दबाव पे छात्र पकड़े गए तो उन्होंने कहा इस प्रकार का 7 काम कर चुके हैं, 7 काम कर चुके हैं। और अगर जब उनकी पुलिस उनके द्वारा जान रही है कि 7 काम कर चुके हैं, तो हालत कहां सुधरे हैं? एनसीआरबी कोई अलग संस्था नहीं है। एनसीआरबी क्या है, जो हम एफआईआर लिखते हैं, अब नया सिस्टम बन गया, जैसे एफआईआर कंप्यूटर पे दर्ज हो जाएगा, वो सीसीटीएन के माध्यम से एनसीआरबी के पास चला जाता है। तो जो हम एफआईआर दर्ज करते हैं, उन्हीं का कलेक्शन और डाटा सेग्रीगेशन वो एनसीआरबी करती है। आपने एफआईआर कम लिख लिया हो, ठीक है, जैसे अभी बीएचयू वाला एफआईआर 2 महीना तक नहीं लिखा गया तो कम जाएगा डाटा। आप अगर हम भूले ना हो तो जो भी कांड उस बालिका के साथ में हुआ था, दलित बालिका के साथ में, उसका भी 2 महीना तक बलात्कार हुआ था और यूपी पुलिस ने जला के मत डाला था उसको ले जाके। लेकिन उसका भी केस 2 महीना तक नहीं लिखा गया था।
अभी अभी एक सामूहिक नरसंहार हुआ है देवरिया में, उसका भी केस नहीं लिखा गया था, लेट लिखा गया था। तो अगर आप उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं तो जो अपराध घटित हो रहे हैं, यहीं पर एक महिला प्रदर्शन करने आई थी, उसकी जन सुनवाई की बात हुई है, जन सुनवाई के माध्यम से उसने अपनी शिकायत किया था, फिर प्रदर्शन करने आई थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसका बलात्कार कर लिया गया। इसको आप कहां से हटा दीजिएगा? ये वो सब मामले हैं जो सपा तो ये मामले नहीं बनाएगी। आप कहते हैं कि डकैती कम हो गई, अरे डकैती तो इनका आईपीएस कर रहा है बैठ के, महिलाल पाटीदार। चलिए ठीक है हम फिर और मेरठ में बैठा हुआ है एक आईपीएस वसूली कर रहा है जी। तो डकैती तो इनकी पुलिस कर रही है, सोना छीन ले रही है, चांदी छीन ले रही है, तो किस बात का एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं? चलिए परवेज जी जवाब दीजिए। देखिए रवीन्द्र जी अपने ही मुख्य बिंदु से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ सैकड़ों केस हुआ करते थे, हजारों केस की तादाद रोज न्यूज़पेपर की चैनलों की ये फारूक सुर्खियां बन गई थी, बलात्कार, डकैती और ये सब एक आम बात हो गई थी। तो वो अब गिनती पर गिना रहे हैं कि एक केस वहां हो गया, एक केस यहाँ हो गया। आप देखिए परिवर्तन देखिए। और ये तो पब्लिक इनकी जब सत्ता हुआ करती थी तो रोजमर्रा की हमारी महिलाएं, हमारी बालिकाएं घर से सुबह सूरज होने के बाद निकलने में उनको 20 बार सोचना पड़ता था। अकेले तो निकलने छोड़ दी, घर के बिना जब तक भाई और गार्जियन साथ नहीं होता था तो सूर्यास्त पार निकलती नहीं थी। आज किसी पर चौराहे पर देख लीजिएगा, रात को 9 बजे आपको खुलेआम आराम से रुपया बिना किसी भाई के डर के खड़े मिल जाएंगे। तो ये तो अपने ही मुखार बिंदु से कह रहे हैं जो इन्होंने उंगलियों पर गिनती किनारे के एक केस यहाँ हो गया, एक केस वहाँ हो गया। आपको जानकारी भी नहीं है, जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें FIR भी दर्ज हुई है और सारी चीजें जो है। और डकैती की बात ही इन्होंने अभी कर दिया है कि जैसे इन्होंने बताया है कि आपके आईपी लूट रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि आपके सहयोगी दल जिससे अभी आप गठबंधन करने जा रहे हैं उनके सांसदों ने जो अपने घर में डकैती करके अपने घर में जनता का पैसा हड़प रखा था, ऐसे डकैतों को बाहर लाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। चलिए, और एक नहीं दर्जनों ऐसे केस हैं। तो आंकड़ों पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये गोल मोल घुमाया जा रहा है, इसलिए हमें अपने संवाददाता, लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा के पास जाना होगा। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण में ये साफ साफ ये कहा गया है कि 2016 के एनसीआरबी आंकड़े के मुताबिक 2023 में सुधार आया है। और कहां सुधार आया है? डकैती में सुधार हुआ है, महिला संबंधी अपराध में कमी आई है। स्थिति क्या है अनूप मिश्रा? देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने ये कहा है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है अपराध, डकैती अपराध समय में सुधार आया है। तो इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले की अपेक्षा सुधार की बात जरूर हुई है और सुधार हुआ भी है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, जिन दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने जवाब दिए उसकी बात हम पहले से आते हैं समाजवादी पार्टी सरकार से, इसके बाद हम आते हैं भाजपा सरकार पे। समाजवादी पार्टी सरकार की मैं बात आपको बताना, याद दिलाना चाहूंगा कि निर्भया कांड के बाद स्वर्गीय अखिलेश मुलायम सिंह यादव का एक बयान आया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। तो ये न कहीं महिला अपराध के लिए एक बहुत बड़ा एक संकेत था कि जब लड़कों से गलतियां हो जाती है तो ये जो भयंकर घटना उस टाइम की वो घटना थी। और उसपे जो उनका जवाब हुआ था जिसकी काफी आलोचना हुई थी, समाज के विभिन्न वर्ग ने उसकी आलोचना की थी। बिल्कुल, कुशीनगर में यह बयान दिया गया था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा। जी, जो बयान दिया गया था कि जो लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जैसे जो बलात्कार का केस हुआ था। अब हम बात करते हैं माफिया राज की। तो माफिया राज की बात करते हैं देवेंद्र जी, तो अतीक और मुख्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पूर्वांचल आता है वो ऐसे चेहरे हैं जिनसे लोग खौफ खाते थे, जो जेल में रह करके पूरी सरकार चलाते थे। समाजवादी पार्टी में वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और उनके द्वारा कहीं न कहीं वो खौफ का मंजर देखा गया है जो पूर्वांचल के इतिहास में कह सकते हैं खूनी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। आप ये देख लिए कि अतीक अहमद ने ऐसे घटनाएं की है, एक व्यक्ति को जो है उसकी खाल निकाल के रोड पे डाल दिया जाता है, इसके साथ में एक विधायक को दौड़ा के मारा जाता है, वो जिंदा बच जाता है, इस बात का उनको पता चलता है तो उसको जाकर के अस्पताल में गोली मारी जाती है। तो ये जो विभिन्न अपराध हुए हैं जिसमें मुख्तार की बात की जाती है, तो मुख्तार की बात की जाती है कि LMG उनके पास से बरामद होती है। LMG में जो है
से हत्याएं की जाती है, जिसपे शैलेंद्र सिंह का काफी बयान आया था, जो डिप्टी एसपी थे वहां पे, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया उसको कोटा हटाने के लिए। ऐसी घटनाएं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार में अन्य मतलब बहुत सारी देखने को मिलती थी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। मुख्तार और अतीक के जो है आतंक को खत्म किया गया। कहीं न कहीं संगठित अपराध जो होते हैं उन पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया। जब अन्य अपराधों की बात आती है, जैसे कि डकैती होती है, चोरी होती है या महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, उनमें कमी जरूर आई है, लेकिन अभी व्यापक सुधार की जरूरत है। इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। कहीं न कहीं ये तो बात विपक्ष उठाता है कि भाई कहीं न कहीं जो है FIR नहीं की जाती, इसकी वजह से जो है आंकड़े कम आते हैं। ये विपक्ष सदन में भी उठा सकता है सवाल, सड़क पर भी उठा सकता है। लेकिन आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में कहीं न कहीं जो अगर जो पूर्ववर्ती सरकारों की बात की जाए, वर्तमान सरकार की बात की जाए, तो इनमें कहीं न कहीं दोनों में देखा जाता है तो पहले की अपेक्षा आज सुधार हुआ है और संगठित अपराधों में कहीं न कहीं कमी आई है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से मतलब कहने का तात्पर्य यही है, अनूप कहने का तात्पर्य यही है कि जो संगठित अपराध थे सपा के कार्यकाल में ज्यादा थे और अब उस पर जो है बीजेपी के कार्यकाल में कंट्रोल हुआ है। रविंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आप इससे सहमत हैं या नहीं? अब क्या कहना है आपका जल्दी से सर, क्योंकि अभी दूसरे मुद्दे भी हैं, बात करना है उस पर। जी, हमारे मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीरतम आरोप लगे हुए हैं। मर्डर के, दंगा कराने के और जान से मारने की कोशिश करने पे 111 विधायकों पे आरोप है, गंभीर आरोप है। इस प्रकार का सदन कभी भी नहीं बना पूरे विश्व में कहीं भी। फिर लड़कियों के ऊपर बात आ रही थी। चिन्मयानंद ब्रांड एम्बेसडर है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको फरार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका मुकदमा वापस ले लिया। कुलदीप सेंगर ब्रांड एम्बेसडर है बलात्कार का उत्तर प्रदेश का, जिसको डीजीपी कह रहे थे माननीय है। अभी पटेल एक प्रयागराज में एक सांसद है किसी सीट से, उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तो इनका चरित्र है। अब बता रहे हैं नेताजी ने कह दिया निर्भया कांड में, नेताजी ने किस कांड में कहा था जो भी कोई दे देगा उसको मैं इनाम दूंगा। किसी घटना के संदर्भ में नहीं कहा गया था, जिस संदर्भ में कहा गया था मैं नहीं बोलूंगा अब वो बता देगा। लेकिन ये तो मान लेते हैं उन्होंने कहा था। आपके तो सांसद, आपके विधायक शाहनवाज हुसैन, बड़े बड़े नेता आपके बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार के आरोपी हैं। आप उत्तर प्रदेश के आने वाला एक सांसद यौन उत्पीड़न का आरोपी है। अब आते हैं अतीक पर कहा इन्होंने कि संगठित अपराध घटे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है कि 65 था या 64 संगठित अपराधियों के नाम उन्होंने जारी किए। 4 लोगों को जिनको सपा का बता के, क्योंकि जिनको कार्रवाई नहीं करनी होती ऐसे करते हैं, तो उनकी हत्या करा दिया। जिसको इसको देते हैं एनकाउंटर कहते हैं, क्योंकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, आ जाएगा फैसला। उसके बाद से 60 लोग कहां गए संगठित अपराधी? अगर कम हुए थे तो ये अपने आंकड़ों में बता दे वो 60 संगठित अपराधी कहां है। बदन सिंह बंदो, जिसको एक उत्तर प्रदेश का बड़ा IPS है, संरक्षण देता है, वहां पर पोस्टेड रह चुका है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? वो 60 लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? ये इनका है। अब इन्होंने कहा कि रात में महिलाएं निकल जाती हैं और सपा के शासन में महिला नहीं निकल सकती थी। एक भी उदाहरण दिखा दें, क्योंकि इनके वहां हिंदू मुसलमान का एक वायरस डाल दिया जाता है और उसी पे जो इनके गृह मंत्री बोल के गए थे, जिस दिन गृह मंत्री बोल के गए उसी के 3 दिन बाद लखनऊ में गेट पर ही महिला का चेन छीन लिया गया रात के समय में। तो ये झूठ बोलते हैं। अपराध में जो आंकड़े NCRB में आए हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, तो उसको कम थोड़ी कर देंगे। मान लीजिए नंबर 100 अपराध से था, अब 80 अपराध से नंबर 1 है। इसको कौन खत्म करेगा? जी तो किसी भी तरीके से, मतलब आप भी मान रहे हैं कि 100 नंबर पर था, 100 नंबर पर सपा में था, तो 80 नंबर पे आया, फिर भी नंबर 1 है। आप ये कहना चाह रहे हैं रविंद्र सिंह जी? नहीं, गलत है। मैं आपको ऑब्जेक्ट करूंगा। जी। आप NCRB के डाटा दिखा दीजिए, जहां NCRB के टाइम में कहीं भी किया गया हो कि उत्तर प्रदेश, हम 6 बार सरकार में रहे हैं,
चलिए, 6 बार का सरकार में दिखा ठीक है, रहे हैं ठीक कि है। कभी हमारे कार्यकाल में अपराध में नंबर 1 रहा हो। परवेश कटियार जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, दूसरी बातों पर। जी जल्दी से। रविंद्र जी, जी। दर्शक आपको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से मनी मन हंस भी रहे होंगे, क्या बात कर रहे हैं आप। आज इस प्रदेश का आम जनमानस, महिला, मजदूर, किसान, गरीब, सुरक्षा को लेकर के इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार में आप क्यों नहीं मानते हैं? मजबूरी है आपकी, आप स्वयं में चिंतन करिएगा। आपका स्वयं में करता होगा कि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश को जो सुरक्षा दी है, जो गुंडागर्दी खत्म की है, आज आम नागरिक कह रहा है, आपके लोग कह रहे हैं, उस पर आपको मानना चाहिए। रही बात रिकॉर्डों की, रिकॉर्ड उठा करके भी देख लीजिए जिन रिकॉर्डों की आप बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सपा की सरकार में सैकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसी घटनाएं होती थी, आज कहीं आप उंगलियों पर गिनती गिना रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी इस प्रकार के जो अपराध आप गिनाते हैं, जब उसका खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं कि आपके कार्यकर्ता आपकी विचारधारा से जुड़े हुए ही लोग निकलते हैं, क्योंकि जो जड़ें आपकी फैल रखी थी गुंडागर्दी में, माफियागिरी में बात की, उनकी मानसिकता अभी धीरे धीरे दूर होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री 6 साल सरकार पे हुए हैं, और यही एक कारण था जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार को आपने कहा कि जनता की बात नहीं करते हैं, जनता ने स्वयं बात की और दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का कार्य किया। इसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? आप महिलाओं की बात करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण दे करके महिलाओं का जो सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, प्रदेश जो उसका आप तो लाजवाब काम किया है, उन्हीं महिलाओं का आप अपमान स्वयं कर रहे हैं। ये आपने पूरे सदन में दिखा दिया, पूरे प्रदेश में दिखा दिया। कम से कम एक महिला राज। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अब चूंकि अब इस अगला सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि जो माफ कीजिएगा, राज्यपाल के जो संबोधन में जो अगला जो सब्जेक्ट था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, ये बातें कही गई हैं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है लोगों को आवास देने में उत्तर प्रदेश, यह बड़ी उपलब्धि है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, सपा किस तरह से देखती है? सबसे पहले तो राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में बताना था कितने मकान दिए हैं। पहला स्थान तो आप कहीं भी ले लेंगे। अब आप बता दें, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई हुई है कि भारत के 37% लोग पक्के मकान में रहते हैं। अब ये केंद्र सरकार ही बता दे, क्योंकि वो जो योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। ये 37% जो लोग पक्के मकान में रहते हैं, इनमें से इन्होंने कितना दे दिया है? पहला विषय लखनऊ का एक बता देता हूं। लखनऊ पे आप पॉलिटेक्निक से सीतापुर रिंग रोड पे चलिए और जाके सीतापुर रोड पे मिल जाइए, आपको बाएं हाथ के तरफ में आपकी सारी वास्तविकता समझ जाएगी कितने लोग पक्के मकान में रह रहे हैं और कितने लोगों के पास बिजली है। इसके साथ बिजली भी जोड़ते हैं ये लोग। कितने लोगों के पास में बिजली है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। तो अगर आप पक्के मकान दे रहे हैं लोगों को, देना भी चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। सारी सरकारों ने दिया, हमने भी दिया है, बीएसपी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, और आप इसमें कर रहे हैं। हम अगर पहला स्थान है तो मकानों की संख्या बता दीजिए। अमित शाह जी की तरह वो मत बता दीजिए सदन में बैठ के कि एक महिला को दिया तो महिला निकल गई कर्नाटक की एमपी के बजाय, और उस महिला ने खुद ही कह दिया हम तो जानते ही नहीं है ये क्या होता है। अगर इस प्रकार का आपने किया होगा तो उसकी जानकारी हम ले लेंगे, जैसे हम विवाह की जानकारियां निकाल रहे हैं फर्जी विवाहों की। तो इसकी जानकारी, इसका हमारी आरटीआई पेंडिंग है, अब वो सुनवाई में लगी हुई है। इसके संबंध में जो अभी आप बात कर रहे हैं, इसके संबंध में और शौचालय के संबंध में जवाब नहीं दिया है। इनका सूचना आयोग ने जवाब नहीं दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से सीआईसी में जा रहा हूं, तो इनके झूठ का पुलिंदा मैं व्यक्तिगत रूप से खोलूंगा। जी धन्यवाद। जी परवेश जी जवाब दीजिए आप। परवेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए परवेश जी का
प्रवेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम आना चाहेंगे अनूप मिश्रा के पास। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता, लखनऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप मिश्रा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर के अपनी जो है मेरिट तो दर्शाती ही है। क्या स्थितियां हैं धरातल पर, क्या स्थितियां हैं? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिए गए हैं, उसमें कह सकते हैं कि ये वस्तुस्थिति जो ग्रामीण स्तर पे है बिल्कुल सही मानी जा सकती है कि पहले की अपेक्षा इस बार जो स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी जो है, पहले चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता था, अब शहरी क्षेत्रों में भी मिल रहा है, तो संख्या कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा है। जो सपा प्रवक्ता ने बात कही कि बहुजन समाज पार्टी में भी दिया है, समाजवादी पार्टी में भी दिया गया है, तो ये भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी जो है प्रधानमंत्री आवास दिए गए। इसके साथ अगर जो बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की, तो इसको डबल इंजन सरकार कहते हैं। तो इन डबल इंजन सरकार का ये फायदा जरूर हुआ है जनता को कि उनको कहीं न कहीं व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे जो है काफी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो लगभग करके सभी लोगों को उसमें कुछ एक जो छूट रहे हैं उनकी भी गणना की जा रही है। उन गणना में जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। तो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस बार जो नरेंद्र मोदी और योगी सरकार में जो है ग्रामीण आवासों की संख्या और शहरी आवासों की संख्या मिला के प्रधानमंत्री आवासों की संख्या की जाए तो वो बहुत ही व्यापक स्तर पे हुआ है और उसमें वृद्धि हुई है। तो उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी अनूप, जैसा कि अभी रविंद्र सिंह जी का कहना है कि ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें कुछ फर्जी भी आते हैं, उसका उदाहरण भी दिया है इन्होंने, तो क्या माने कि वास्तव में आंकड़ों में कुछ फर्जी चीजें घुस गई हैं या फिर क्या स्थिति है? देखिए, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये संभव नहीं है, लेकिन अगर जो आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिनको ये आवास मिले हैं उनका एक डेटा होता है और वो डेटा ही जो है उसको प्रूव करता है कि ये सही है या गलत है। और इस डेटा के आधार पर ही जितने लोगों को जो है संख्या में प्रधानमंत्री आवास मिला है, जैसे भारत प्रदेश पूरे भारत में देखा जाए तो सभी स्टेट्स में जितनी संख्या है उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो वो संख्याएं तो झूठी नहीं हो सकती, वो डेटा झूठा नहीं हो सकता है ना। इसके बाद अगर तो गृहमंत्री की बात उन्होंने की है तो गृहमंत्री की बात जो उन्होंने कर्नाटक की बात की, हो सकता है या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें जो है कुछ फर्जी आंकड़े आते हैं। जैसे अभी एक यहीं की घटना हुई जिसमें फर्जी विवाह की घटना हुई और नकली जेवर की घटनाएं हुई, तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री आवास योजना पे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पंचायती राज के आंकड़े हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े हैं, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान में है और लोगों को जो आवास मिल भी रहे हैं। हम भी गांव में जाते हैं, रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको आवास मिला है, तो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि हाँ हमको आवास मिला है। और जिनको आवास नहीं मिला होता है उनके बारे में जानकारी करते हैं, क्षेत्रीय प्रधान के बारे में जानकारी करते हैं, तो जो लिस्ट वाइज होता है, मतलब जो पूर्व में पा गया उसको एक दूसरी लिस्ट आती है, फिर जो उसमें छूटे होते हैं उसकी एक अलग लिस्ट बनती है। जैसे अभी जो 2 करोड़ आवासों को जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो उसमें उन जो छूटे हुए लोग हैं उनको उसमें आवास दिए जाएंगे। तो उस हिसाब उन आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें सभी को लगभग करके जो है ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त हुई है। जी एक और सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रविंद्र सिंह जी, ऐसा राष्ट्रपति के संबोधन में कहा गया है, क्या मानते हैं आप, इसमें क्या नुक्स निकालेंगे? नुक्स नहीं, जो आंकड़े सरकार को निकाला जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुश्री बहन मायावती ने 1 लाख लोगों की नियुक्तियां किया था। आज 15 साल बीत जाने के बाद, 15 के आप तो 17-18 साल हो गया, बीत जाने के बाद भी वो स्वच्छ भारत मिशन का जो हंटर है केवल प्रधान के हाथ में है और उन कर्मियों को 8,000 रुपया दिया जाता है, प्रधान 5,000 रुपए देते हैं।
और बहुत ज्यादा जगहों पे उनको गलत नाम से भी चढ़ाया गया है, क्योंकि सब पूरा जो की है वो प्रधान के पास में है। तो और उन लोगों ने वो संस्था बना के हाई कोर्ट तक में गए, उन्होंने अपने रेगुलराइजेशन का मांग किया, वेतन वृद्धि की मांग किया। हाई कोर्ट ने उस फाइल को भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार के पास में कि ये जो कर्मचारी हैं 1 लाख लगे हुए हैं इतने 10 वर्षों से ज्यादा समय से, तो इनकी मांग उचित है। उस पर आज तक उस फाइल को किनारे रख रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने। पहला। दूसरा, आप सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं शायद, भारत मिशन का। रविंद्र जी शायद आप सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। नहीं, मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पे स्वच्छ कर्मी लगाए गए थे। स्वच्छ कर्मी की बात कर रहे हैं, जी जी, ठीक। तो वो जो स्वच्छता कर्मी हैं वही करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का जो परिणाम आएगा उन्हीं के द्वारा आएगा। तो वो उस परिणाम के लिए अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और प्रधान के हाथ में चाबी रहेगी, उनको तनख्वाह नहीं देगा, उनको आधा पैसा देगा, फर्जी लोगों को लगा के रखेगा, तो आप उन लोगों को चिन्हित करिए ना, जिनको रखा गया था 1 लाख लोग जो गए हुए हैं कोर्ट में, उनको रेगुलराइज करिए ना, उनकी मॉनिटरिंग सचिवालय स्तर से करिए ना। फिर अगर आप देख लीजिए स्वच्छता मिशन में शहरों में नगर पालिकाओं का सबसे ज्यादा महत्व होता है। बिल्कुल। आप अगर लखनऊ में देख लीजिए तो यहाँ पर एक चाइना की कंपनी को स्वच्छता का काम दिया गया था, और देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कह दिया कि यह स्वच्छता मिशन में काम नहीं कर पा रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। पिछले साल जनवरी से उसको हटाया गया। आज तक कोई योजना नहीं बन पाई कि किस तरीके से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। दूसरे, नगर निगम है, अभी कल का डाटा आया है कि 50% ग्राहक नहीं उसूल पा रहे हैं। अगर नहीं उसूल पाएंगे तो सारे के सारे जो स्वच्छकार हैं या स्वच्छता कर्मी हैं उस सबको संविदा कर्मी कर दिया गया है। तो पहले तो आप रेगुलर वालों को हटा दिया, अब जब आपने संविदा कर्मियों को रखे, अब पैसा कहां से दीजिएगा? तो यह स्पष्ट करता है कि जब जो स्वच्छता कर्मी है, जिन्होंने स्वच्छ करना है, जो आपने बताया मिशन, इसको साकार करना है, उनको ना पैसा दिया जा रहा है, ना वो चिन्हित लोग हैं, तो कौन करेगा ये? और ये बहुत बड़ी बात है। सरकार, मेरी मांग है सरकार इस पे श्वेत पत्र लेके आवे। जी, अनूप मिश्रा के पास हम जाना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए कि स्वच्छता कर्मियों की स्थिति क्या है। हालांकि हमने प्रश्न तो शौचालय निर्माण के बारे में किया था, लेकिन स्वच्छता कर्मियों की बात उठा करके आपने एक अच्छी बात रखी है सामने। तो अनूप मिश्रा, आप बताइए स्वच्छता कर्मियों की स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है, और सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि स्वच्छता कर्मियों की बात की जाए तो स्वच्छता कर्मी तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनका अनुबंध लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन अगर सफाई कर्मी की बात की जाए, जैसे आपने बीच में कहा कि सफाई कर्मी जो रखे गए थे उनकी बात की जाए, तो उनके द्वारा ग्रामीण स्तर पे जो सफाई की जाती है वो कह सकते हैं कि नाकामी शामिल होती है। वो अक्सर करके सफाई कर्मी जो है गाँव में नहीं आते हैं, प्रधानों के कहने पर चलते हैं, और वो कहीं न कहीं जो है साफ सफाई के मामले में बिल्कुल फिसलसी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह ठीक ठाक मिल रही है। और एक चीज आपको देवेंद्र जी मैं बताना कहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने गांव में पता किया है, सफाई कर्मियों की बात की जाए तो सफाई कर्मी में काफी ज्यादातर पढ़े लिखे और उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, ओबीसी भी है, एससी भी है और सवर्ण लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक शर्म भी महसूस होती है कि मैं सफाई कर्मी हूँ। तो ये एक सुधार की आवश्यकता है, उसको जो है इस तरह स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता है। तो सफाई की मामले में अगर देखा जाए तो जो सफाई कर्मी की अगर हम बात करते हैं तो सफाई कर्मी की जो स्थिति है बहुत ही खराब ग्रामीण क्षेत्र में मानी जाती है। वहां पे साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अगर शौचालय की बात की जाती है, जो सवाल आपने पूछा था, तो शौचालय के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र ओडीएफ घोषित हुए हैं और लगभग करके सभी को शौचालय मिल चुका है। मुझे याद है देवेंद्र जी की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 2200 रुपए शौचालय के लिए मिलता था, जो कि संभव नहीं हो सकता था कि उसमें कोई शौचालय बनाए। आज के समय में 12,000 रुपये मिलता है, इसके बाद 2,000 रुपये शौचालय जो लाभार्थी है वो लगाता है, यानी 14,000 रुपए जो है शौचालय के लिए मिलता है। और 14,000 रुपए में जो है गांव में एक शौचालय का निर्माण जो है आसानी से हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर शौचालय के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में काफी काम हुआ है, काफी क्षेत्र ओडीएफ घोषित हुए हैं, और वो एक कह सकते हैं कि सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, चूंकि अब
समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन यह आगाज बड़ा ही हंगामेदार रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इस सत्र का शुरुआत हुआ, लेकिन हंगामे के बीच उन्होंने जो सरकार के नीति का दर्शन कराया उस पर हम आज ये चर्चा कर रहे थे और इसमें तमाम बातें हुई। इसमें सरकार की नीतियों को रखा गया और जो उन सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं उनको रखा गया, लेकिन विपक्ष से जो सहयोग की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाई। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।